कई बार जिंदगी गलती ना करने की भी बहुत बड़ी सज़ा देती है और वो सज़ा इतनी भयानक होती है कि उसके आगे मौत भी छोटी लगती है। श्वेता आज उन सब चीज़ों से दूर तो हो गई है, आज उसे कोई अपने जीवन में परेशानियां तो नहीं है, लेकिन तब भी आज भी श्वेता के जीवन में उन सब चीज़ों का प्रभाव बहुत बुरी तरीके से पड़ता है। मेरा नाम प्रीति है और आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रही हूँ वो मेरे ताऊजी की लड़की के साथ घटी, जिसका नाम श्वेता था। श्वेता और मैं दोनों एक ही उम्र के थे। हम दोनों बहनों में बहुत अच्छा रिश्ता था। मैं श्वेता के घर अक्सर आया जाया करती थी और श्वेता भी मेरे घर अक्सर आती जाती रहती थी। स्कूल तक तो हम दोनों साथ थे, लेकिन कॉलेज में आने के बाद हम दोनों अलग हो गए थे और श्वेता की जीवन भी एकदम से ही पटरी से उलट गया। मेरे को याद है वो साल था, साल 2009 का, जब श्वेता के साथ ये सारी चीज़ें होनी शुरू हुई थी। अगस्त का महीना था। श्वेता अपने कॉलेज के कुछ सहेलियों के साथ में मार्केट में गई थी कुछ सामान खरीदने। घर से तो वो एकदम ठीक ठाक गई थी, लेकिन जब वो मार्केट से घर लौटी थी तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसने ताईजी से बोला कि उसको बस आराम करना है और उस दिन उसने पूरे दिन आराम ही किया। लेकिन उस दिन के बाद से श्वेता का जीवन एकदम से पलट गया था। कोई कह नहीं सकता था कि ये श्वेता वही है जो अभी कुछ दिन पहले तक एकदम हंसती खेलती रहती थी। उस दिन के बाद से श्वेता अपने कमरे में ज्यादातर रहने लगी थी। नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए कुछ समय के लिए तो वो थोड़ी देर आती थी, लेकिन उसके बाद वापस से अपने कमरे में चली जाती थी। जब ये सारी चीजें शुरू में होने लगी तो लोगों का इतना ध्यान नहीं गया। ना ताई जी ना ताया जी दोनों ने ही इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब चीजें धीरे धीरे करके बढ़ने लगी तब लोगों का ध्यान थोड़ा जाने लगा। मुझे याद है एक दिन मैं श्वेता से मिलने के लिए उसके घर आई। पहले मैंने ताया जी और ताया जी से मिला, उसके बाद मैं श्वेता के कमरे में जाने लगी। श्वेता अपने कमरे में थी। मैंने श्वेता के कमरे का गेट खोला और एकदम से मैं अंदर गई और मैंने श्वेता को बेड पे बैठे देखा। तो मैंने उसका नाम लेके उसे जैसे ही बुलाया, ना जाने क्यों श्वेता एकदम से चौंक गई। वो एकदम से डर गई। मैंने उससे पूछा कि तू ठीक तो है? श्वेता का जवाब आया, हाँ मैं ठीक हूं। लेकिन उसके जवाब में भी हड़बड़ाहट मुझे साफ दिख रही थी। श्वेता किसी ना किसी चीज से एकदम से चौंक गई थी, लेकिन मुझे उसके कमरे में तो ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा था। फिर मैंने उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसने बोला कि कमरे से बाहर चल, कमरे में नहीं, हम बाहर बैठ के बात करते। मैंने कहा कि ठीक है। मुश्किल से 5 से 10 मिनट मैंने उससे बातें करी और उसके बाद उसने मुझसे बोला कि मुझे कुछ काम है, मैं अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। और उसके बाद वो चली गई। आमतौर पर ऐसा हम दोनों के बीच में नहीं होता था। हम दोनों जब भी आपस में बैठ के बात करते थे तो हमें घंटों लग जाते थे बात करते करते। लेकिन उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि श्वेता 10 मिनट के अंदर अपने कमरे में चली गई। मैंने ताई जी से पूछा कि इसकी तबीयत तो ठीक है? उन्होंने बताया कि अपने कमरे में ही रहती है, इसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया है, बस अपने कमरे में रहती है और हमसे भी बहुत कम बात करती है। मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार श्वेता को ऐसा क्या हो गया। उसके थोड़ी देर बाद मैं फिर अपने घर के लिए आ गई। श्वेता अब सब लोगों से ऐसे ही रहने लगी थी। वो पसंद नहीं करती थी कि घर वाले भी उसके कमरे में आए। अगर कभी उसके पापा या उसकी मम्मी कमरे में आ जाते तो वो डांट कर उन्हें बाहर भगा देती, कहती कि मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग बाहर रहा करो। ये बहुत अजीब चीजें होने लगी थी। कई बार ताया जी ने श्वेता से पूछने की कोशिश करी कि बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन वो बस सीधे सीधे जवाब देती कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप मेरी चिंता मत करो। ज्यादा किसी से कुछ बात नहीं करती। लेकिन एक दिन अचानक से सब लोगों की नजर श्वेता पे गई जब श्वेता ने बहुत अजीब तरीके की हरकत करी। दोपहर का समय था, सारे लोग दोपहर का खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। श्वेता भी अपने कमरे से बाहर आई। सब लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। श्वेता भी अपना खाना खा रही थी। आमतौर पर श्वेता 2 से 3 रोटी से ज्यादा नहीं खाती थी, लेकिन उस दिन ना जाने श्वेता को ऐसा क्या हुआ कि उसने पहली बार 7 से 8 रोटी खाई और उसके बाद भी वो रुकी नहीं। उसको और भी कुछ खाना था, उसे मीठे खाने का मन हो रहा था। सब लोग बहुत चौंक गए क्योंकि श्वेता आमतौर पर ऐसी नहीं करती थी। वो 2-3 रोटी खाकर ही उसका पेट भर जाता था, लेकिन उसको उस दिन और खाना था। उसके कहने पर ताई जी ने उसके लिए खीर बनाई। उसने वो खीर खाई। उसके बाद न जाने उसे ऐसा क्या हुआ कि वो पूरे घर में बहुत जोर जोर से हंसने लगी, बिना किसी बात के। कोई छोटी सी भी बात उससे कुछ बोल देता तो वो उस बात पे हंस पड़ती, चाहे वो बात हंसी की ना भी हो तब भी।
लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रही है। और उसके थोड़ी देर बाद वो हंसते हंसते अपने कमरे में चली गई। और बात फिर यहीं नहीं रुकी। उसके बाद से ना जाने उसे ऐसा क्या हुआ, उसने सुबह उठ के ब्रश करना बंद कर दिया, नहाना बंद कर दिया। यहां तक कि जब वो फ्रेश होकर बाहर भी आती तो वो हाथ तक नहीं धोती थी। उसे गंदगी पसंद होने लगी थी। ये सब चीजें देख के घर वाले समझ गए थे कि श्वेता को कुछ ना कुछ तो हुआ है। वो लड़की जिसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, आज वो बिना नहाए धोए ऐसे रह रही है। कुछ तो गड़बड़ है। ताई जी की चिंता बढ़ने लगी थी श्वेता को लेकर कि आखिरकार श्वेता को ऐसा क्या हो रहा है। उन्होंने कई बार श्वेता से जानने की कोशिश करी, लेकिन श्वेता इन सब चीजों से मुंह फेर के रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन ताई जी को थोड़ा शक हुआ। ताई जी को क्या, उस दिन पूरे परिवार को यह पता चल गया कि श्वेता के साथ कुछ ना कुछ तो गलत है। सुबह हो चुकी थी, सारे लोग नाश्ते के लिए बैठे थे। श्वेता अपने कमरे से बाहर निकल के आई। लेकिन जब श्वेता अपने कमरे से बाहर निकल के आई तो उसने अपने पूरे शरीर पर चुन्नी ओढ़ रखी थी। उसने अपने गर्दन का हिस्सा और अपने हाथ का हिस्सा चुन्नी से ढका हुआ था। लेकिन तब भी अचानक से ताई जी की नजर श्वेता के हाथ पे पड़ी। जब उन्होंने देखा कि श्वेता का हाथ पूरा लाल हो रखा है, और वो ऐसा नहीं कि जैसे कोई कीड़ा काट गया हो या फिर कुछ, नहीं, वो ऐसा लाल था जैसे जब कोई किसी को मारता है उसके बाद जो लाल पड़ जाता है, ठीक वैसा। ताई जी ने जब वो देखा तो उठ के वो श्वेता के करीब आई। श्वेता एकदम से डर गई। ताई जी ने बोला कि तेरे हाथ पे क्या हो रहा है, लेकिन श्वेता दिखाना नहीं चाहती थी। लेकिन ताई जी ने जबरदस्ती उसकी चुन्नी हटाई तो देखा उसके हाथ ही नहीं, उसके गर्दन से लेके उसके पैरों तक हर जगह लाल लाल निशान पड़े हुए थे, और वो इसी के कारण बहुत दर्द में भी थी। ताई जी ने पूछा कि बेटा तेरे साथ ये क्या हुआ और ये किसने किया। ताई जी के इतना भर बोलने के बाद ही श्वेता अचानक से बहुत जोर से रोने लगी। ताई जी को समझ नहीं आया कि आखिरकार इसके साथ चल क्या रहा है। उन्होंने तो सबसे पहले क्रीम लेकर उसके जख्मों पर लगाई ताकि उसे थोड़ा आराम मिले। उसके बाद उन्होंने श्वेता से पूछने की कोशिश करी कि बेटा क्या हुआ है, कुछ तो बता। लेकिन श्वेता का स्वभाव एकदम अजीब था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो रो रही थी, लेकिन वो कमरे में इधर से उधर देख रही थी। ताई जी ने पूछा कि बेटा कुछ तो बात होगी, मुझे बता तो सही। लेकिन श्वेता ने मुंह खोला ही नहीं। वो रोती रही, वो बहुत जोर से रोती रही, और रोते रोते ही अपने कमरे में चली गई। ये सब देखने के बाद ताई जी की चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि वो तो अपने कमरे से बाहर निकलती ही नहीं, घर से बाहर जाती नहीं, तो ये उसके साथ किसने किया, ये सोचने की बात थी। ताई जी ने ये सब चीजें ताऊ जी को बताई। वो भी सोच में पड़ गए कि आखिरकार इसके साथ हो क्या रहा है। वो बात तो किसी से करती नहीं थी, बता तो वो किसी को रही नहीं थी, तो लोगों को पता कैसे चले। कई बार ताई जी ने उसके बाद भी उससे पूछने की कोशिश करी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन अगले दिन ही ताई जी ने एक चीज सोची। ताई जी ने श्वेता को कमरे से बाहर बुलाया। वो कमरे से बाहर आई, उससे बोला कि बेटा मेरे साथ चल, मेरे को कुछ काम है तेरे से, थोड़ी दूर ही जाना है। ताई जी ने उसे जानकर बाहर ले जाने के लिए बोला, लेकिन श्वेता ने मना किया कि मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन ताई जी उसे जबरदस्ती घर से बाहर ले गई। थोड़ी दूर उसके साथ वो आगे तक गई, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक जगह दोनों रुक गए। ताई जी उसको दरअसल घर से थोड़ा बाहर लेके आना चाहती थी, क्योंकि वो कई समय से घर से बाहर नहीं आई थी। घर से बाहर आने के बाद ताई जी ने उससे फिर से पूछा कि बेटा तेरे साथ क्या हुआ है, कुछ तो बता। ये बोलने के तुरंत बाद श्वेता फिर से रोने लगी, लेकिन आज श्वेता ने कुछ बोला। श्वेता ने बोला कि मम्मी मैं आपको नहीं बता सकती। ताई जी ने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं बता सकती, कुछ तो वजह होगी। तो श्वेता का जवाब था कि वो मुझे यहां भी देख रहा है, अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे तो नुकसान पहुंचाता ही, आपको भी नहीं छोड़ेगा। इतना बोलने के बाद ताई जी ने श्वेता से फिर कुछ नहीं बोला। वो चुप हो गई। वो समझ गई थी कि कुछ तो और बात है जो इसको अंदर ही अंदर खाए जा रही है और सताए जा रही है। ताई जी उसके बाद फिर श्वेता को घर ले आई और वो अपने कमरे में चली गई। ताई जी बहुत सोच में पड़ गई कि आखिरकार ये किसकी बात कर रही है। ऐसा कौन है जो उनकी लड़की को इतना नुकसान पहुंचा रहा है, और अगर उसने कुछ बताया तो वो हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा आखिरकार कौन है। लेकिन उसके अगले दिन ही श्वेता की एक बड़े कदम से चीजों ने एकदम से मोड़ ले लिया। अगले दिन जब श्वेता खाना खाने के लिए बाहर आई तो उसकी चाल एकदम बदली हुई थी। वो अपने दोनों पैरों पर चल नहीं पा रही थी, उसके शरीर में इतना दर्द था।
वो जैसी ही थोड़ी सी चलती तो वो नीचे ज़मीन पे गिर जाती। उसको उठा के वो लोग बड़ी मुश्किल से टेबल पे लेके आए, उसे बैठाया, उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन श्वेता ने बोला कि कुछ नहीं। उसने अपना खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद उसके हाथ में एक कागज था जो उसने अपनी माँ के हाथ में चुपके से पकड़ा दिया, और उसको पकड़ाने के बाद वो तुरंत कमरे में वापस चली गई। जब वो वापस चली गई तो ताई जी ने वो कागज देखा कि आखिरकार वो है क्या। तो जब उसे खोला तो श्वेता ने उस कागज के अंदर काफी सारी चीजें लिखी हुई थी, और वही सारी चीजें थी जो श्वेता ताई जी को बताना चाहती थी। श्वेता ने उस कागज में लिखा था कि मम्मी, जब से मैं उस बाजार से आई हूं तब से मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है। पहले तो शुरू में मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती थी, लेकिन उसके बाद से चीजें बहुत ज्यादा अजीब होती चली गई। एक शाम तो जब मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में एक आदमी खड़ा है। उस आदमी को मैं जानती नहीं, ना मैंने आज से पहले उसे कभी देखा। वो कमरे के कोने में खड़ा हुआ था। मैं कुछ बोल पाती, मैं हिल पाती, न जाने क्यों, लेकिन मेरे हाथ पैर दोनों एकदम सुन्न हो गए थे, ऐसा जैसे उनमें चींटियां काट रही हूं। मैं उनको हिला नहीं पा रही थी, ना मैं कुछ बोल पा रही थी, और वो आदमी वहां खड़ा मुझे देख रहा था। वो काफी देर तक वहां खड़ा मुझे देखता रहा, और उसके थोड़ी देर बाद वो वहां से गायब हो गया। और उसके गायब होने के बाद ही मेरे शरीर में एकदम से जान आ गई, लेकिन वो कौन था मुझे नहीं पता। और मम्मी, ये एक बार नहीं, ये मेरे साथ कई बार हुआ जब वो आदमी मेरे को मेरे कमरे में दिखाई दिया। शुरू में तो उसने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे दिन बीतने लगे वो आदमी मेरे करीब आने लगा और मुझे गलत जगह से मुझे छूने लगा। और क्योंकि मैं अपने हाथ नहीं हिला सकती थी, मैं अपने पैर नहीं हिला सकती थी, तो वो आदमी जहां मन करता वहां मुझे छूता था। और बात सिर्फ इतनी नहीं रुकी, उसके बाद जैसे जैसे दिन बीते वो आदमी मेरे शरीर का गलत इस्तेमाल करने लगा। मुझे बहुत दुख होता था, मुझे बहुत दर्द होता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरे हाथ, मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था। उसने मुझे बोला था कि तू ये किसी को नहीं बताएगी कि मैं तेरे साथ हूं। अगर तूने ऐसा कभी भी कुछ किया तो मैं तुझे तो छोड़ूंगा ही नहीं, साथ ही साथ तेरे परिवार वालों को भी मैं मार दूंगा, जिसके चलते मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बता पाई, वरना मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें बता देती। मैं चुप रहती थी, मैं अपने कमरे में रहती थी, किसी को आने नहीं देती थी। उसकी वजह यही थी कि वो शैतान मेरे कमरे में रहता है, वो मुझे बहुत परेशान करता है। एक बार मैंने कोशिश भी करी आपको बताने के लिए, लेकिन ना जाने उसको कैसे पता चल गया और उसने मुझे बहुत मारा। और अगले दिन जब आपने मेरे शरीर पे वो निशान देखे थे तो वो उसी के थे। तो मुझे बहुत नुकसान पहुंचाता है। माँ, मुझे नहीं पता कि मैं इस शैतान से कभी बच पाऊंगी या नहीं, लेकिन बस मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर हो सके तो मुझे बचा लो, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद श्वेता की मम्मी की आंखों से आंसू आने लगे कि आखिरकार ये कौन है जो उनकी लड़की को इतना परेशान कर रहा है। शाम होते ही उन्होंने ये सारी चीजें श्वेता के पापा को बताई। वो भी बहुत डर गए, घबरा गए कि आखिरकार ये सब है क्या। श्वेता की मम्मी का तभी ध्यान गया कि हो ना हो ये कोई बुरी ताकत है जो इस तरीके से श्वेता को परेशान कर रही है, हो ना हो ये कोई इंसान की आत्मा है। लेकिन वो इस चीज का समाधान कैसे करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने मेरे पापा को फोन किया। उन्होंने पापा को सब बताया। मुझे जब ये सब पता चला श्वेता के बारे में तो मैं बहुत घबरा गई। मैं अपने घर में ही बैठ के डरने लगी। पापा ने उन्हें बोला कि आप घबराइए मत, मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो दरअसल काफ़ी प्रसिद्ध है इन सब चीज़ों को लेकर, वो अगले शहर में रहता है, मैं उनसे बात करता हूँ, अगर उनके पास इन सब चीज़ों का समाधान होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। पापा ने उस आदमी से बात करी। दरअसल वो आदमी इन सब चीज़ों में काफ़ी माहिर था और काफ़ी दूर दूर से लोग इन सारी चीज़ों के समाधान के लिए उन बाबा के पास आते थे। पापा ने श्वेता को लेकर उन बाबा से बात करी, उन आदमी से बात करी। उन्होंने बोला कि अगर हो सके तो गुड़िया को लेकर मेरे पास आ जाओ, लेकिन उन्होंने बताया कि वो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती और आप तक आ पाना बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने बोला कि मेरे को आने में थोड़ा समय लगेगा, मैं हो सकता है शनिवार की शाम आप लोगों के घर आऊँ, लेकिन उससे पहले गुड़िया को थोड़ा आराम मिले, मैं आपको एक धागा बांध के दे रहा हूँ, वो आप गुड़िया के हाथ में बांध दीजिएगा और कोशिश करना कि वो धागा गलती से भी गुड़िया के हाथ से उतरे ना ही टूटे। इस धागे के चलते वो जो भी ताकत है वो गुड़िया के करीब नहीं आएगी।
पापा वो धागा लेके आए और उन्होंने श्वेता को दे दिया। श्वेता ने वो धागा पहन लिया और उस धागे को पहनने के बाद श्वेता ने अपने मुंह से बताया कि वो आदमी मुझे दिखाई देता है, मुझे गालियां बकता है, उल्टी सीधी चीजें बोलता है, लेकिन वो मेरे करीब नहीं आता है। श्वेता को थोड़ा आराम था। ऐसे ही दिन बीते और शनिवार भी हो गया। शाम के समय करीब 6 बजे वो आदमी, वो बाबा श्वेता के घर आए। श्वेता के घर आए और वो सीधा श्वेता के कमरे में गए। लेकिन जैसे ही वो श्वेता के कमरे में पहुंचे तो उन्हें वो आदमी दिखाई दिया और दिखते ही उन्होंने बोला कि इसके साथ एक जिन जुड़ा हुआ है। जब घर वालों ने एक जिन का नाम सुना तो सबकी हालत खराब हो गई, क्योंकि ये एक ऐसी ताकत होती है जिससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। और कहा जाता है कि अगर ये किसी के पीछे पड़ जाए तो वो उसे जल्दी छोड़ता नहीं। ज़्यादातर इस किस्सों में वो उन आदमी को या फिर उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाता है। इसी चक्कर में सब घर वाले बहुत सहम गए। बाबा ने बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। वो श्वेता के पास गए, उन्होंने श्वेता से बात करनी शुरू की। श्वेता ने सारी चीज़ें बताई जो उसके साथ होती थी। बाबा भी सुन के थोड़ा सहम गए कि वो श्वेता के शरीर का गलत इस्तेमाल करता है। बाबा ने अपनी उसी वक्त बैठकर सारा क्रियाएं करनी शुरू करी। जो भी साधनाएं थी, जो भी पूजा थी, सब उन्होंने वहां पे बैठकर करनी शुरू कर दी। श्वेता अपने बेड पे बैठी हुई थी। काफी देर तक वो सारी चीजें चली, लेकिन करीब 3 घंटे बाद भी वो सारी चीजों का कोई फल नहीं मिल रहा था। बाबा अचानक खड़े हुए, उन्होंने बोला कि वो जो भी चीज है इस समय तो वो उस गुड़िया से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन तब भी वो इतनी जिद्दी है कि वो यहां से जा नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज ऐसी और है जिस चीज ने उस जिन को यहां पे रोका हुआ है। कुछ तो चीज है जिससे वो यहां पे अब भी रुका हुआ है, वरना वो यहां से चला जाता। लेकिन वो ऐसा क्या है वो अभी किसी को समझ नहीं आ रहा। उन्होंने बोला कि हमें उस चीज का पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तब श्वेता से दोबारा बात करने की कोशिश करी। उन्होंने पूछा कि बेटा वो अक्सर तुम्हें कहाँ दिखाई देता था? श्वेता ने बताया कि वो कमरे में कभी भी कहीं भी आ जाता था। तो बाबा ने पूछा वो जाता कहाँ था? श्वेता ने बोला कि शुरुआत में तो वो अचानक से गायब हो जाता था, लेकिन बाद में वो मेरे बेड के नीचे चला जाता था। वो मेरे बेड के नीचे चला जाता था और वहीं से बाहर निकलता था। तो बाबा ने बोला कि ठीक है। बाबा ने बोला कि इसका बेड को हटा के देखिए कि कहीं यहाँ पे कोई चीज़ रखी तो नहीं है, कुछ अजीब सी। पहले तो उन्होंने श्वेता का पूरा बेड देखा, उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब श्वेता का बेड एक जगह से उठा के दूसरी रखा गया तो उन्होंने जमीन पे एक बहुत ही अजीब चीज देखी। वहां पर कुछ जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी, कुछ कोयले पड़े हुए थे, सफेद रंग से कुछ लकीरें खींची हुई थी और काफी ऐसा सामान जिसको तो हम जानते ही नहीं। उसे देखते ही बाबा समझ गए कि यही असल वजह है जहां से वो जिन अभी भी ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने अपने एक साथी को बुलाया। थोड़ी देर में वो भी आ गया। उसके बाद उन दोनों ने बैठकर वहां पे काफी देर तक पूजा अर्चना की। वो साधना है, वो क्रिया काफी देर तक चली। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में गूंज रही थी। आस पड़ोस के लोगों को भी समझ में आ गया था कि इतनी रात हो गई है, लेकिन अब भी इनके घर में कुछ ना कुछ चल रहा है। करीब 10:30 से जब 11 बज गए थे, उसके बाद में जाकर जो बाबा के साथ आदमी आया था उसने वो सारी चीजें एक कपड़े में बटोर ली और उसको वो लेकर उसी वक्त निकल गया। और थोड़ी देर बाद बाबा उठे। उन्होंने एक बहुत ही मोटी लोबान जलाई और पूरे घर में उसका धुआं किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि वो जो भी जिन था, वो जो भी ताकत थी, वो यहां से जा चुकी है। उन्होंने उसके बाद श्वेता से बोला कि बेटा आसपास देखो, वो तुम्हें दिखाई तो नहीं दे रहा? श्वेता का जवाब था कि वो अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बाबा ने बोला कि श्वेता तो एक वजह थी जिसकी वजह से वो यहां रुका था, लेकिन उसने अपना मस्कन भी यही बना लिया था। यानी कि उसने एक तरीके से अपना रहने का घर भी श्वेता का कमरा बना लिया था। उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ कि हमने समय रहते इस बच्ची की जान बचा ली, वरना वो इसको शारीरिक तो नुकसान पहुंचा ही रहा था और हो सकता है बाद में जाकर वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाता है और तब गुड़िया को बचा पाना बिल्कुल नामुमकिन था। उसके बाद
श्वेता को उसी वक्त हॉस्पिटल लेकर जाया गया क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसका थोड़े दिन इलाज चला और उसके बाद श्वेता धीरे धीरे करके नॉर्मल हो गई। लेकिन उसके बाद भी श्वेता कभी पहले की तरह नहीं हो पाई। जैसे वो पहले हंसती खेलती थी, सबसे मजाक करती थी, अब वो वैसी नहीं रह पाई क्योंकि उसने जो सब सहा था, जो जिन ने उसके साथ गंदी हरकतें की थी, उसके बाद से श्वेता एकदम बंद की रह गई थी। घर वाले बहुत कोशिश करते थे उसे हंसाने की, उसको बाहर ले जाने की, उसका दिल खुश करने की, लेकिन श्वेता जल्दी से होती नहीं थी। बहुत समय लग गया श्वेता को उन सब चीज़ों से बाहर निकलने में। श्वेता की जब शादी हो गई, उसके जब बच्चे हो गए, उसके बाद जाकर श्वेता अब थोड़ी नॉर्मल रहती है। कई बार वो मुझसे मिलने आज भी मेरे पास आती है, लेकिन श्वेता के दिल से, श्वेता के जहन से वो किस्सा आज भी नहीं उठा। वो आज भी अकेले सोने में डरती है, उसे अंधेरा पसंद नहीं। उसके दिल पे जो चोट लगी थी वो तो घाव भर गया, लेकिन वो दिल की चोट का निशान उसके आज भी मौजूद है। दोस्तों, यही थी प्रीति की कहानी मेरी जुबानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। आप लोग अगर चैनल पे नहीं हैं और मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर से दबा लें, क्योंकि मैं ऐसी कहानी आप लोगों के लिए जल्द और लाऊंगा। मिलूंगा आप लोगों से एक और नई सच्ची हॉरर स्टोरी के साथ में। नमस्कार।